हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एनकेएस अकेडमी। चलिए गाइज, आज का वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। बच्चों, रोटेशन के जस्ट प्रीवियस वीडियो सेशन में हम लोगों ने पुल्ले ब्लॉक सिस्टम कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। मैंने बहुत सारे सवाल भी आपको करके बताया था। बच्चों, आज के डेट में हम लोग स्टार्ट करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड ऑब्जेक्ट। कोई भी रिजिड बॉडी है, उसकी इक्विलिब्रियम के बारे में हमें कंसेप्ट लेनी है। ऑफ ए रिजिड बॉडी। अब आपके लिए इक्विलिब्रियम वर्ड तो नया नहीं है, आपने पहले भी कई एक बार देख रखा है इस चीज को। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में भी देखा है आपने, वर्क पावर एनर्जी में भी देखा है। दोनों ही चीजों को बच्चे आपने अच्छे से देखा है। क्या होता है इक्विलिब्रियम? अगर इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल की बात करूं, विशेष रूप से पार्टिकल की मैं बात करूं, तो जनरली क्या होता है, उस पर नेट फोर्स अगर जीरो हो जाए तो हम लोग बोलते हैं कि कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है। लेकिन बच्चों, अगर कोई रिजिड बॉडी है, ठीक है, जिसका कुछ ना कुछ डायमेंशन है, ओके, तो ऐसी स्थिति में आप केवल ये नहीं बोल सकते हो कि सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो है, ओके, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगी या बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। ऐसा बोलना सही नहीं होगा, ठीक है। हाँ, ये बात जरूर है कि पहले हम लोग जनरली पार्टिकल या स्मॉल डायमेंशन की चीजों पर जनरली बहस करते थे, और उसमें जनरली रोटेशनल इफेक्ट के बारे में जनरली हम लोग चीजों को नेग्लेक्ट करते थे, ठीक है। मतलब वहां पे अगर फोर्सेस वगैरह लग भी रही है तो जनरली रोटेशन का कोई चांस नहीं था। तो सिंपली हम लोग बोलते थे कि भाई क्या होगा कि बॉडी पर नेट फोर्स जीरो हो गया तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। लेकिन बच्चों, यहां पे हम लोग पूरी बात सीखेंगे। अब पूरी बात है ना, पहले जो स्पेशल चीजें पढ़ रहे थे पार्टिकल या फिर रोटेशनल इफेक्ट नहीं, अब बच्चों हम लोग पूरी बात कर लेंगे कि भाई बॉडी में किसी भी टाइप का कोई भी सिचुएशन हो, बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होती है। तो यहां पे दो तरह की बातें हम लोग करेंगे। अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब वो दोनों ही टाइप के इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए, मतलब नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए, और साथ साथ रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी होनी चाहिए। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब वो रोटेशन करनी भी नहीं चाहिए, मतलब देयर इज नो टर्निंग इफेक्ट। सो टॉर्क उस पर क्या होनी चाहिए बच्चों? जीरो। अगर मैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात करता हूं तो नेट फोर्स जीरो, ऑब्वियस सी बात है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करता हूं तो नेट टॉर्क जीरो। क्लियर है? तो अगर आपसे कोई पूछे कि कोई भी बॉडी अगर रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या हो गया, तो सिंपल सी बात है, इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी मीन्स पहला ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होनी चाहिए, यानी एफ नेट क्या होना चाहिए सिस्टम पे या उस बॉडी पे? जीरो होना चाहिए, ओके। और साथ साथ रोटेशनल इक्विलिब्रियम होनी चाहिए, ओके। दोनों बातें होनी चाहिए। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब यह हो गया कि उस पर टाउ टॉर्क जो होना चाहिए नेट, वो जीरो होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो दोनों बात आप ध्यान रखेंगे, नेट फोर्स भी जीरो होनी चाहिए, नेट टॉर्क भी जीरो होनी चाहिए। क्लियर है? अब आप लोगों के दिमाग में, बहुत सारे लोगों के दिमाग में कुछ छोटी छोटी बातें आती हैं। जैसे मैं लिखता हूं कि नेट फोर्स जीरो हो गया, अब बच्चे के दिमाग में होती है कि सर फोर्स से ही टॉर्क बनता है। हाँ, सही है। तो सर नेट फोर्स जीरो हो गया तो सर नेट टॉर्क तो जीरो हो ही जाएगा, तो फिर अलग से पॉइंट कहने की क्या जरूरत है? बच्चों, ऐसा बिल्कुल नहीं है, अच्छे से समझिएगा। नेट फोर्स बॉडी पर अगर जीरो हो जाए तब भी नेट टॉर्क हो सकती है। कपल के बारे में आपने देखा ही था कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगती है, फिर भी टॉर्क बच्चों वहां पे आती है, याद होगा आपको। तो ये कुछ मिसकंसेप्शन है बच्चे को होता है शुरू में, तो वो मैं आपको बता देता हूं कि अगर बच्चों एफ नेट जीरो हो जाए, मैं कुछ बातें लिख देता हूं, अगर एफ नेट जीरो हो जाए देन इट डज नॉट इंप्लाई दैट टाउ नेट जीरो हो जाएगी, ठीक है। ये ऐसा होता नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मतलब दोनों पॉसिबिलिटी है, ओके। जैसे छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं, मजा आ जाएगा आपको। जैसे इस रॉड के ले लीजिए। अब इस रॉड पे एक फोर्स इधर लगा लो, एक फोर्स इधर लगा लो, ठीक है, और इस सेंटर पर मान लो कोई सिस्टम ऐसा जहां पे ये रोटेशन कर सकती है। अब देखो ध्यान से बच्चों, क्या इस फोर्स की वजह से ये इधर टर्न करेगी? क्या इस फोर्स की वजह से इधर टर्न करेगी? तो दोनों की वजह से ये क्लॉकवाइज टर्न कर रही है, तो टर्निंग इफेक्ट तो है ही। अगर मैं ओ के अबाउट टॉर्क लिखूं और पूरी लंबाई बच्चों अगर एल लिख देता हूं, तो आपको मैंने पहले बताया था कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही टॉर्क होगा। तो यहाँ टॉर्क नेट क्या होगा बच्चों? एफ इंटू एल, सिंपल एफ इंटू एल हो जाएगा। लेकिन फोर्स नेट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो। तो यहां देख सकते हो फोर्स नेट जीरो है, फिर भी टॉर्क का वैल्यू है। तो क्या बच्चों ये इक्विलिब्रियम में है? नो। यहां पे बॉडी जो है या रॉड जो भी है
स्पेशली ये रॉड है, इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं कहलाएगी, क्योंकि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में जरूर ये हो सकता है, लेकिन बॉडी के इक्विलिब्रियम होने के लिए ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशनल इक्विलिब्रियम दोनों होना जरूरी है। क्लियर है बच्चों? तो ये बॉडी या जो भी है रॉड, ये इक्विलिब्रियम में नहीं मानी जाएगी। क्लियर है बच्चों? बहुत ही सीधी बात है। अब सवाल आपको ऐसे ऐसे फ्रेम होंगे जिसमें आपको दोनों तरह की चीजें देखनी पड़ेगी, नेट फोर्स को भी जीरो करना पड़ेगा, नेट टॉर्क को भी जीरो करना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बेसिस पर बहुत कुछ आपसे सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, कभी कभी बोला जाएगा कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो आप जरा बता दो कि भाई कोई बॉडी का नॉर्मल रिएक्शन क्या है, कहीं पे टेंशन है, स्ट्रिंग से बंधा हुआ है तो टेंशन क्या है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल तो पहले भी आए हैं। अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात मैं करूं तो किसी ऑब्जेक्ट को कहीं डाल दिया गया और बोला गया कि अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ का नॉर्मल क्या होगा, वहां का नॉर्मल क्या होगा, टेंशन क्या होगा। इस तरह के सवाल तो आपने पहले भी देखा ही है। तो वैसा ही बच्चों इसमें होने वाला है, बस इसमें एक्स्ट्रा एंगल एक जुड़ जाएगा कि वहां पे हमें टॉर्क को भी नेट क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। अब ये जीरो नहीं करोगे तो आपका प्रॉब्लम हमेशा फंसाई का फंसा रह जाएगा। अभी देखो मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, एकदम इजी टाइप का सवाल लेते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई रॉड है मेरे पास ऐसा, और मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग से इसे बांध रखा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, स्ट्रिंग से बांध रखा है और इस रॉड की कुछ मास वगैरह है, एल भी है, ओके, और ये हिंज है बच्चों। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि देखने से ही लग रहा है कि पूरी सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, इफ रॉड इज इन इक्विलिब्रियम then find tension in the string। ठीक है, also find the hinge force। ठीक है, हिंज फोर्स कितनी है, मतलब रॉड ने हिंज पे कितना लगाया या हिंज ने रॉड पर कितने लगाया, दोनों इक्वल एंड अपोजिट होगी, लेकिन जो भी होगा वो आप बताओ कि कितना होगा। ठीक है, ये सवाल है बच्चों, कैसे सोचोगे, थोड़ा दिमाग लगाओ। चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। शुरू का सवाल है, ध्यान से देखेंगे तो आपको मजा आएगा। और रियलिटी में बच्चों अगर मैं इस रॉड का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, ठीक है, और बच्चों इस सवाल को बनाने से पहले एक छोटी सी बात और, अगर हमने बोला है कि कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, या यूं कहें कि बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है, तो आप जैसे यहां पे टॉर्क जीरो लिखे हो, तो टॉर्क जो कि एक्सिस पे डिपेंड करती है, इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क, उस एक्सिस के अबाउट टॉर्क जनरली। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर किस एक्सिस के टुवर्ड्स टॉर्क जीरो, एनी अबाउट एनी एक्सिस, टॉर्क नेट जो होगा वो अबाउट एनी पॉइंट। हमेशा याद रखिएगा किसी भी पॉइंट किसी भी एक्सिस के अबाउट उस बॉडी पर नेट टॉर्क जीरो होगी। ठीक है, जनरली सवाल में बच्चे प्रॉब्लम में फंस जाते हैं कि हम सर किसके अबाउट टॉर्क जो जीरो करें। चलिए यहाँ पे वो चीजें प्रॉब्लम आएंगी तो मैं उसको क्लियर कर देता हूं पहले ही। बच्चों यहाँ पे हिंज है, तो ये हिंज पर ये नीचे फोर्स लगाएगा, ऐसे दबाव डालेगा, तो हिंज इस पर किधर फोर्स लगाएगी, ऑब्वियस सी बात है ऊपर। ठीक है, अब आपके दिमाग में होगा सर हिंज तो किधर भी फोर्स लगाती है सर, एक्स में भी फोर्स लगाती है, वाई में भी, तो इससे बेटर ये होगा कि सर आप वाई में कुछ लेट कर लो और एक्स में कुछ लेट कर लो। चलो मैं थोड़ी देर के लिए लेट भी कर लेता हूँ। हिंज ने इधर भी फोर्स लगाया, ऊपर भी लगाया, थोड़ी देर के लिए मान लो, कोई बुराई नहीं है। यहाँ पे टेंशन किधर है बच्चों, ऊपर, ये तो आपको पता ही है, टेंशन ऐसे, और साथ साथ बीच में mg लगेगा। तो रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम बच्चों यही होगा। ओके, लेकिन रॉड तो इक्विलिब्रियम में है, दोनों तरह की इक्विलिब्रियम में है, तो जितनी फोर्स ऊपर लग रही होगी उतनी फोर्स नीचे लग रही होगी, ये तो क्लियर है। तो ऊपर वाली फोर्स कौन सी है बच्चों, ऊपर वाली फोर्स Ny और T, नीचे कौन सी है mg, और जितनी लेफ्ट लग रही होगी उतनी राइट भी लगनी चाहिए। क्लियर है, बट इधर तो फोर्स दिख रहा है, बट इधर ना तो mg का कोई पार्ट है ना टेंशन का कोई पार्ट है, तो साफ क्लियर है बच्चों कि nx दरअसल होगा ही नहीं। nx लेफ्ट वाली फोर्स, राइट में कोई फोर्स है नहीं, सॉरी ये राइट वाली है तो लेफ्ट में कोई फोर्स है ही नहीं, तो जीरो कर लो। मतलब हमारा अंदाज सही था कि nx वाकई कुछ नहीं था। ओके, सो nx है नहीं एक्चुअली, तो क्लियर हो चुका, चलो nx है नहीं। अब बच्चों ध्यान से देखो, अब आपके दिमाग में होगा कि सर अब यहां से तो हम इक्वेशंस हमारे पास मिले, लेकिन दो वेरिएबल्स है, टेंशन भी एक अलग वेरिएबल है एंड n ऑफ y भी एक अलग वेरिएबल है, दो वेरिएबल एक इक्वेशन। सॉल्वेबल है क्या बच्चों, बिल्कुल नहीं। कैसे सॉल्व करोगे, मुश्किल है। अब इससे लिए क्या करोगे, अभी तो मैंने जो भी इक्विलिब्रियम किया है ये सारे के सारे कैसे इक्विलिब्रियम किया है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम किया है।
ठीक है, कैसे इक्विलिब्रियम किया बच्चों, ट्रांसलेशन। अगर मैं अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करूं तो टाउ 0 होगा। अब ये आपकी मर्जी कि आप किसके अबाउट टॉर्क निकाल रहे हो, ठीक है, किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल लो, ए बी, आप बाहर के भी किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो मैं तो ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क को 0 कर लूंगा, किसी को मन है ओ पॉइंट के बाद कर लो, तुम्हारी मर्जी। ओके, तो टेकिंग टॉर्क अबाउट ए 0 बिकॉज इक्विलिब्रियम में है इसलिए। अब ए के अबाउट टॉर्क लगाओगे तो एन एक्स तो टॉर्क देगी नहीं क्योंकि उसी पॉइंट से गुजर रही है, एन वाई भी देगी नहीं। मैं बार बार इस चीज की चर्चा करी है बच्चों कि चूंकि एक्सिस यही है और इसी पे लगने वाला फोर्स टर्निंग इफेक्ट दे पाएगा नहीं, क्योंकि फोर्स तो है लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस एक्सिस से है नहीं बिकॉज उसी से गुजर रही है। अगर यही एन वाई बगल से अगर ऐसे ऐसे एक्ट करती तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आ रहा, लेकिन ये एन वाई दूर ना होकर के एकदम पास में है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। इसको ऐसे फील करो, एन एक्स मतलब दिमाग लगा लो भाई कि जिस पॉइंट से फोर्सेस जा रही है ना उस पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क लगाओगे तो उससे जाने वाली फोर्सेस टॉर्क में पार्टिसिपेट नहीं करती, टॉर्क होता ही नहीं है उसका एक्चुअली। तो भाई अब ए के अबाउट टॉर्क कौन देगा, mg कैसे में जाने की कोशिश करेगा, ऐसे, तो इसका टॉर्क क्या होगा, इनसाइड, बट इसका टॉर्क क्या होगा, आउटसाइड। मतलब इसको पॉजिटिव, इसके टॉर्क को पॉजिटिव ले लो तो इसके टॉर्क को नेगेटिव ले लो, ऑब्वियस बात है, एक क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो एक की वजह से टॉर्क इनसाइड और एक की वजह से टॉर्क, तो एक प्लस कर लो माइनस, आपकी मर्जी जो प्लस कर लो। चलो mg को लिखते हूं, सो mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, चूंकि mg बीच में लगी है तो l/2 होगी डिस्टेंस, चूंकि पूरी लंबाई बच्चों l है। इसका टॉर्क मैं माइनस लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि समझ रहे हो t और ये l। ओके, सो mg/2 इक्वल्स t फाइनली, जो t आ गया। अब जैसे ही t आ गया आप इसमें लौटा दो तो mg/2, तो mg माइनस mg/2 तो a भी हो जाएगा भाई। क्लियर है बच्चों, t भी आ गया और ny भी आ गया। ओके, अब आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे कि सर अगर हम लोग o के अबाउट टॉर्क लगाते तो क्या इशू होता, या b के टुवर्ड्स लगाते तो क्या इशू होता। कोई इशू नहीं होता, आंसर्स अभी भी यही आता। मैं करके बताता हूं बच्चों, थोड़ा करके देखना चाहिए, नहीं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है शुरू में बच्चों को, ठीक है, बेसिक चीज कर रहे हैं इसलिए मैं कर रहा हूं। तो पहले आप इस चीज को बच्चों एक बार कॉपी कर लीजिए, ठीक है, फिर मैं आपको आगे बढ़ के बताता हूं। देखिए अभी मैं आपको इसको पहले हटाते हैं। ओके, अब आइए मैं एक दूसरा तरीका से करके बताता हूं। दूसरे के टुवर्ड्स टॉर्क अबाउट O0, किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 होगी। आइए मैं करके बताता हूं। अब O के अबाउट तो बच्चों mg का तो टॉर्क नहीं होगा। ओके, अब O के अबाउट ny, ये nx भी नहीं होगा क्योंकि nx तो इधर ही O से गुजरने वाली है, हाँ ny तो इधर जाने वाली है, तो ny का परपेंडिकुलर डिस्टेंस l/2, लेकिन ये किसको, क्लॉकवाइज, और ये टेंशन इसको एंटी क्लॉकवाइज, देख रहे हो। फिर इसका टॉर्क अगर पॉजिटिव ले रहा हूं तो इसका नेगेटिव ले लो, mg का टॉर्क होगा नहीं और nx का होगा नहीं, तो अभी ny का टॉर्क होगा। ओके, तो O के अबाउट क्या होगा, ny, परपेंडिकुलर डिस्टेंस l/2, और इसका टॉर्क नेगेटिव होगा, क्यों, अगर इसका पॉजिटिव ले लिया है तो, ठीक है, ध्यान से देखो, अगर इसका टॉर्क पॉजिटिव ले लिया है तो इस वाले का टॉर्क नेगेटिव लेना पड़ेगा, कोई एक साइन का लेना पड़ेगा, t इंटू l/2 विल बी 0, सो ny विल बी t। बच्चों यहां से क्या इक्वेशन मिल रही है, ny। अगर मैं इस इक्वेशन को यूज नहीं करता तो सीधे फर्स्ट और इसको यूज करता, तो वहां से ny प्लस ny विल बी mg, सो ny विल बी mg/2, तब भी यही आता, और चूंकि t और ny बराबर है सो t भी क्या आता बच्चों। क्लियर बच्चों। अब किसी के मन में होगा नहीं सर मैं तो b के अबाउट करूंगा, कर लो भाई, आपकी मर्जी। किसी को मन है कि नहीं सर टॉर्क के अबाउट में तो b0 करूंगा, कर लो भाई। अब b के अबाउट करोगे बच्चों तो ध्यान से सुनना, b के अबाउट करोगे तो mg का टॉर्क आएगा, t का नहीं आएगा, nx का तो अभी भी नहीं आएगा। ऐसे भी nx का टॉर्क क्या है, nx तो है ही नहीं एक्चुअली, मैं तो बेवजह उसको डिस्कस कर रहा हूं, nx तो है ही नहीं। तो सीधे सीधे b के अबाउट भाई t का टॉर्क होगा नहीं, mg का टॉर्क होगा, लेकिन mg इसको ऐसे रोटेट कराने वाली है तो इसका टॉर्क आउटसाइड, और ny उसको ऐसे रोटेट करने वाली है मतलब इनसाइड, एक का पॉजिटिव तो दूसरे का नेगेटिव। ओके, सो mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस l/2 माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करने वाली है, ny इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। b के अबाउट कर रहे हो बच्चों तो ny इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, पूरा l, ध्यान रखना बराबर 0, l कॉमन लेके हटा लो तो सीधे सीधे ny यहाँ पे mg/2 आ जाता है, और mg/2 आ जाएगा तो वहां से t डाल दोगे तो फिर t भी आ जाएगा mg/2। कुल मिलाकर के चीजें आपको समझ में आ रही हैं कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है बच्चों तो हम किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क को 0 करके अपने आंसर्स को कर सकते हैं। क्लियर है।
अब इसी सवाल में बच्चों मैं एक छोटा सा चेंज करता हूं, स्लाइड चेंज करता हूं और देखता हूं फिर आपसे हो पाता है कि नहीं। ठीक है, पहले आप इस चीज को कॉपी कीजिए, फिर इसी में मैं 2-3 वैरायटी से आपको करके बताता हूं। ठीक है, बहुत सारे सवाल किए जा सकते हैं इक्विलिब्रियम में, बहुत सारे सवाल करूंगा भी बच्चों, बहुत अलग अलग वैरायटी के सवाल। तो पहले आप इस चीज को एक बार कॉपी करो, तो मैं आप आगे बढ़ के बताता हूं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, और आगे आइए मैं आपको सिमिलर टाइप का सवाल प्रैक्टिस करवाता हूं जो बहुत ही मजेदार है। ठीक है, आपको बस फील आ जाएगा। मैं कुछ बेसिक सवाल कर रहा हूं बच्चों, फील लाने के लिए। बस एक बार फील आ गया तो सवाल आप खुद से लगाने लगोगे। अभी सेम टाइप का सवाल है। अभी मैंने ऐसा करता हूं बच्चों, स्ट्रिंग को थोड़ा ऐसे बांध देता हूं। आप बोलोगे तो मैं ऐसे भी बांध दूंगा, चलो तो मैं दोनों करके बताता हूं। फिलहाल तो ऐसे करता हूं, ये m मास का है, l लेंथ है, ये अभी फिलहाल वही हिंज है। सेम क्वेश्चन है, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय हिंज। चलो केवल यही सवाल मैं बोलता हूं, हालांकि टेंशन भी आपसे पूछा जा सकता है। चलो एक सवाल तो बच्चों ये है, और एक सवाल ये मैं दे देता हूं, आपके मन में जो कुछ आ रहा होगा सब क्लियर हो जाएगा। ऐसे दे देता हूं और कुछ ना कुछ एंगल दे देता हूं, ज्यादा बेटर है। जनरल कर लो बच्चों, चलो जनरल ही कर लेता हूं। ये मैं थीटा दे देता हूं और ये भी मैं थीटा दे देता हूं। सारा डेटा सेम है, क्वेश्चन भी सेम है। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय हिंज। ओके, इस हिंज पे कितना फोर्स लगेगा, क्लियर। अब इसमें ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में बहुत कुछ आने लगेगा। ध्यान से देखिए, पहले एक बार फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहते हैं मैं रॉड का। टेंशन तो बच्चों अब की बार एंगल पे होगा, गौर से देखिएगा। पहले टेंशन तो ऊपर होता था, अभी टेंशन एंगल पे होगा। ओके, अब आपको भी लग रहा होगा कि सर इस टेंशन का 2 कंपोनेंट सर ले लेते हैं, एक इस साइड में एक टी कॉस थीटा और इस साइड में टी साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि बच्चों बॉडी को इक्विलिब्रियम करने के लिए मैंने पहले भी बता रखा था कि जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं, लेफ्ट वाली फोर्स राइट के बराबर, अप वाली फोर्स डाउन के बराबर। कम से कम ये तो यहां करना ही पड़ेगा। अब ये बात अलग है कि इसमें नेट टॉर्क को भी 0 करना पड़ेगा, वो अलग विषय है। ओके, तो बच्चों हमें पहले ही पता रहना चाहिए कि भाई हम लेफ्ट में और राइट में कंपोनेंट को तोड़ लें, तोड़ भी लिया। ओके, अब यहां पे फोर्स किधर लगेगी, पहले जैसे करते थे वैसे, ऊपर Ny और इस साइड में Nx। अब इस साइड में लगेगा कि इस साइड में, थोड़ा अकल भी लगा लो, शायद आपको पता चल जाएगा। अब देखिए यहां पे बच्चों इस साइड में कितनी फोर्स है, टी कॉस थीटा, तो इसको इस साइड में इक्विलिब्रियम में रखने के लिए हिंज किधर फोर्स लगा देगा, इस साइड में लगा देगा। ठीक, तो इसलिए इधर ही लगाओ तो ज्यादा बेटर होगा। ऐसे भी उल्टा लगाओगे तो समझ में आ जाएगा कि भाई इधर ही होगा। नीचे क्या लग रहा है बच्चों, बीच में एग्जैक्टली mg लग रहा है। यहां तक तो ठीक है, ये a मान लो, o मान लो, ये b मान लो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वेरिएबल्स देखते हैं। पहले तो ऊपर वाली फोर्स को अभी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम करते हैं, तो ऊपर वाली फोर्स को नीचे के इक्वल। ऊपर वाली फोर्स है Ny और टी साइन थीटा, नीचे वाली फोर्स mg। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। लेफ्ट वाली फोर्स राइट के बराबर, लेफ्ट वाली क्या है nx, राइट वाली टी कॉस थीटा। अब जो देखो ध्यान से, वेरिएबल्स तो बहुत सारे हैं ना, टेंशन Ny Nx, 3 वेरिएबल्स हमें दिख रही है, टेंशन Ny Nx, और इक्वेशन कितने मिले, 2। अब एक इक्वेशन कहां से मिलेगा, ऑब्वियसली रोटेशनल इक्विलिब्रियम, मतलब टॉर्क को 0 करने से मिलेगा। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट 0। अब आपकी मर्जी, आप किसके अबाउट ले रहे हो, तो मेरे को तो भाई इसी के अबाउट अच्छा लगता है, तो टॉर्क अबाउट a0 कर लो। ओके, तो a से जाने वाली फोर्सेस तो टॉर्क प्रोवाइड करेगी नहीं, तो चलो इसका टॉर्क तो होगा नहीं। mg का टॉर्क किधर होगा बच्चों, mg का टॉर्क इधर, और इसमें से कौन टॉर्क देगा, ये इसको तो हटा ही दो, इस वाले को तो हटा ही दो, इस वाले को तो मैंने रिप्लेस कर दिया इससे और इसके कंपोनेंट से। ओके, इसके बाद बच्चों क्या ये टी कॉस थीटा टॉर्क देगा, सोच के देखो, नहीं, क्योंकि पीछे ले जाओगे ना, मतलब इसको बैक लाओगे तो इसी पॉइंट से गुजर रही है, तो टॉर्क देने वाला है। कोई ऐसी फोर्स जो पीछे बढ़ाने पर उसी पॉइंट से गुजर जाए तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस जगह से हो पाएगा, नहीं, वहीं से गुजर रही है। सो इस वाले का तो टॉर्क होगा नहीं, Nx Ny तो पहले ही गया, mg का होगा एंड टी साइन थीटा का, तो टी साइन थीटा सीधे परपेंडिकुलर, और ये इसको ऐसे रोटेट कर रहा है, mg ऐसे रोटेट कर रहा है, तो टी साइन थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस l, mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस l/2। फटाफट कर लेते हैं। सो mg l/2 माइनस टी साइन थीटा l इक्वल्स 0, l हटा दो भाई, सो mg/2 इक्वल्स आई थिंक टी साइन थीटा बचेगा। सो t विल बी
mg/2 sin थीटा। क्या बच्चों इसमें कहीं कोई डाउट है? टेंशन हमने यहां से डायरेक्ट ही निकाल लिया। बच्चों टेंशन निकल गया तो फर्स्ट से हमारा ny पता चल जाएगा और सेकंड से हमारा nx पता चल जाएगा, बात खत्म। अब nx पता चल गया, ny पता चल गया, तो इस पर नेट फोर्स तो निकाल ही सकते हैं ना। किसी भी पॉइंट पर दो फोर्सेस लग रही है और दोनों ही परपेंडिकुलर लग रही है, तो नेट फोर्स क्या होगा? √(nx² + ny²। नेट फोर्स की बात करूं तो ओके, सो फ्रॉम फर्स्ट ny + t sin थीटा है ना, तो t की जगह पर mg/2 sin थीटा एंड sin थीटा ऑलरेडी है mg, ये दोनों कैंसल, सो ng हो जाएगा बच्चों mg - mg/2। सो फाइनली ny क्या हो जाएगा? mg/2 एंड फ्रॉम सेकेंड nx क्या हो जाएगा? t cos थीटा, t की जगह पर डाल लेते हैं mg/2 sin थीटा इंटू cos थीटा, सो ये हो जाएगा mg/2 cot थीटा। क्लियर है बच्चों? तो nx हमने निकाल लिया और ny पहले से निकाल के रखा हुआ है। नाउ नेट फोर्स ऑन हिंज या बाई हिंज जो भी बोलो, तो √(nx², ny²। nx क्या है बच्चों? nx है mg/2 cot थीटा, इसका होल स्क्वायर कर लो, और उधर रहा mg/2 का होल स्क्वायर। सो फाइनली बच्चों mg/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा और ये हो जाएगा cot² थीटा +1, बाहर में आ जाएगा mg/2 और √(1 + cot² थीटा, 1 + cot² थीटा cosec² थीटा, और ये cosec थीटा आ जाएगा। सो अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं, सो दिस इज mg/2 एंड व्हाट इज दिस? cosec थीटा। ये हो जाएगा बच्चों नेट फोर्स। क्लियर है? कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इजी चीज है बच्चों। क्लियर है? तो ये रहा नेट फोर्स। ओके, अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम लोग देखना चाहेंगे कि अगर ये स्ट्रिंग को हमने ऐसे लगा रखा है तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, फर्क एक बात का पड़ेगा, बस मुझे लगता है आप खुद से कर लोगे और मुझे हिंट ही करना चाहिए, ज़्यादा इस पर काम करना नहीं चाहिए, आप खुद से कर लेना। टेंशन ऊपर है तो एक कंपोनेंट ऊपर t sin थीटा लगेगा और इस साइड में कितना लगेगा? t cos थीटा। अब ध्यान से देखो, वो t cos थीटा इस साइड में लगता था तो अभी बस इधर हो गया। तो अब अगर बच्चों इस साइड में एक फोर्स लग रहा है और इसको इक्विलिब्रियम में रहना है तो हिंज के द्वारा इस साइड में अब की बार फोर्स लगनी चाहिए nx में, और ऊपर तो खैर ठीक ही है ny, नीचे तो mg। सेम है बच्चों, सब कुछ सेम है। कर लो, फिर से देख लो आंसर क्या आने वाला है। क्लियर है बच्चों? तो यहां भी आप चाहो तो टेंशन निकाल सकते हो, यहां पे चाहो तो हिंज पे फोर्स देख सकते हो, देख लेना आंसर क्या होगा। क्लियर है? ओके, तो चलिए इसको पहले आप कॉपी कर लीजिए। अब इसके बाद बच्चों हम लोग सवाल पे ही सवाल करेंगे आज, मतलब नया कुछ भी नहीं बताने वाला, केवल डिफरेंट वैरायटी के सवाल सेट करूंगा और बस उसको इक्विलिब्रियम का जो थ्योरी है वो यूज करते हुए कुछ अननोन चीजें होंगी वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है बच्चों? चलिए पहले इसको कॉपी कीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब आगे इसी टाइप का एक और सवाल करते हैं, थोड़ा ये पेग वाली सवाल होगी। सपोज करो कि आपके पास कोई एक रॉड है ऐसे, ओके, एंड फिलहाल तो ये मासलेस मैं रॉड लेता हूं, ओके, इसकी पूरी लेंथ में L लेता हूं। और बच्चों यहां पे पेग हमने लगा रखा है, एक जैसे आपने खूंटा वर्ड तो सुना ही होगा, वैसा ही कुछ है, यहाँ पे पेग ऐसे लगा रखा है। अब आपको भी पता है कि यहाँ पे कुछ मास अगर हम लोग लटका दें और यहाँ पे बच्चों ऐसा सीसॉ होता है ना एक बच्चों के खेलने वाला, वैसा ही कुछ है सिस्टम। एक बच्चा यहाँ बैठ जाता है, एक बच्चा यहाँ, ये इधर करता है, इधर करता है, हालांकि वैसे में बीच में होता है पूरा का पूरा उसका पेग। अभी फिलहाल मैंने सवाल के लिए एक यहाँ पे कहीं दे रखा है, ओके। इसका मास बच्चों पता नहीं है m, लेकिन ये 10 kg का है, ओके, 10 kg का है, और यहाँ से लेंथ इसकी है L/4 है, ठीक है, बीच से थोड़ा इधर है तो ऑब्वियसली L/4 होगा। तो पेग से ये वाला 10 kg
L/4 पे है और ये वाला कहाँ है वो तो आप खुद निकाल लोगे, L में से L/4 घटा देना, 3L/4 हो जाएगा। ओके, सवाल यही है बच्चों कि इसका वैल्यू क्या हो, इस मास का वैल्यू क्या हो ताकि ये रॉड क्या हो, इक्विलिब्रियम में रहे। क्योंकि अभी ये 10 kg है और अगर मैं इसी को 10 kg दे दूं और पेग चूंकि बीच में नहीं है तो आपको भी पता है क्या होने वाला है, ये इधर ऐसे झुक जाएगा और ऐसे हो जाएगा, गिर जाएगा पूरा सिस्टम। ठीक, तो अगर इस रॉड को बच्चों हॉरिजॉन्टल रहना है, इक्विलिब्रियम में रहना है, तो आप जरा बता दो कि इसका मास क्या है। इफ रॉड रिमेन्स इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ही रह जाती है, देन फाइंड m। ओके, इस m का वैल्यू क्या होगा। एक सवाल तो ये है, इसी टाइप का एक और सवाल अगर मैं बना लूं, पेग जैसा ही बना लो, सेम सवाल मैं दे देता हूं, अब की बार लेंथ मेंशन कर देता हूं, ये 10 मीटर की है। ओके, यहां मास भी मैं मेंशन कर देता हूं, ये 20 kg की। ओके, एंड इसकी डिस्टेंस बच्चों यहां से यहां 2 मीटर की है। ओके, तो आपसे पूछा ये गया है, और हाँ एक और बात है इसमें, कमाल की बात है ये है, इसको थोड़ा और वेट थोड़ा बढ़ा देता हूं मैं, 50 kg कर देता हूं। इस रॉड का मास भी बच्चों दिया गया है, रॉड का मास दिया गया है, और ये मैं ले लेता हूँ 5 kg। ठीक, और यहाँ पे किसी मास को लटकाने की बात हो रही है। ठीक, ये m मास, m0। तो सेम सवाल है, अब की बार रॉड क्या है, मासलेस नहीं है। पहले में क्या था, रॉड मासलेस था, रॉड के मास को कंसिडर नहीं करना है, अभी रॉड के मास को कंसिडर करना है। तो फिर आपसे पूछा गया है कि फाइंड करो मास m0 so that rod remains in equilibrium। ओके, ये आपसे पूछा गया। क्लियर बच्चों? ओके, ध्यान से देखिएगा। अब इस रॉड का अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, पेग तो यहीं पे है, इस रॉड पे बच्चों नीचे कौन सा फोर्स लगेगा, mg, क्योंकि ये m है तो mg ऐसे लगेगा, और यहां पे क्या लग रहा है नीचे, 10g। पेग कितना फोर्स लगा रहा है ऊपर, कुछ ना कुछ तो लगा रहा होगा पेग, मान लो कि पेग लगा रहा है ऊपर नॉर्मल इतना, और चूंकि ये रॉड मासलेस है तो रॉड पे तो कोई फोर्स लगेगा ही नहीं, मतलब ग्रेविटी तो होगी ही नहीं। ओके, अब बच्चों ध्यान से सुनो, ये लंबाई कितनी होगी, 3L/4, और ये तो L/4 गिवन ही था। अगर ये पूरी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ध्यान से सुनिएगा, मैं कुछ खास काम करने वाला हूं बच्चों, पेग यहां पे। अगर बच्चों ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो ये कंफर्म है कि ऊपर की फोर्स नीचे के बराबर। ठीक, ऐसा तो कर ही सकते हैं, ऊपर की फोर्स नीचे के बराबर। ओके, और किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क को क्या कर ले बच्चों, 0 कर ले। ठीक हो गया, आंसर हो जाएगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब चूंकि इस सवाल में पेग पे लगाए गए फोर्स के बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं है, क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि पेग ने कितना फोर्स लगाया, पेग तो फोर्स लगाएगा डेफिनेटली, आप रॉड को ऊपर से दबाव डालोगे तो भैया पेग तो फोर्स ऊपर लगाएगा, ये तो ऑब्वियस ही बात है। लेकिन चूंकि क्वेश्चन में, चाहे इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में, कहीं कोई चर्चा ही नहीं है कि पेग के द्वारा कितना फोर्स लगाया जा रहा है, तो सबसे बेटर तरीका यह है कि आप ओ के अबाउट टॉर्क को 0 कर लो, ओ के अबाउट टॉर्क को क्या कर लो, 0 कर लो। अब इससे फायदा क्या होगा सोचो, अब ओ के अबाउट टॉर्क को जैसे ही 0 कर लोगे नेट टॉर्क को, तो नॉर्मल का तो टॉर्क आएगा नहीं, इससे तो हम बच गए। बस इसका टॉर्क आएगा जो कि ऐसे रोटेट कराने वाला है, इसका टॉर्क आएगा जो कि ऐसे रोटेट कराने वाला है, इसका उल्टा, तो इसका टॉर्क माइनस इसका टॉर्क इक्वल 0 कर लो, एन आएगा ही नहीं और डायरेक्ट आपको एम पता पड़ जाएगा। गॉट द पॉइंट? मैं क्या बोला, मेरी बात समझ में आई? हम लोग ए के अबाउट भी नेट टॉर्क को 0 करेंगे, लेकिन वहां पे एन आ जाएगा, तो जब एन आ जाएगा तो फिर हमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम दोनों करके करना पड़ेगा, आंसर तब भी आ जाएगा। ऐसा करते ना बच्चों, मैंने जो बोला मैं दोनों चीज करके आपको बताता हूं। चलिए, कुछ बच्चे लोग बोलेंगे कि सर मैं तो ऊपर वाली फोर्स नॉर्मल और नीचे वाली फोर्स mg प्लस 10g में करूंगा। कर लो भैया, कर लिया। ओके, और सर ए के अबाउट नेट टॉर्क को 0 कर लूंगा। कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ए के अबाउट तो mg का टॉर्क होगा नहीं, n का टॉर्क होगा, तो n इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3L/4, इसकी टॉर्क
एन की टॉर्क तो ऐसे ऊपर मतलब पॉजिटिव अगर ले लिया तो इसका टॉर्क निगेटिव लेना पड़ेगा, सो माइनस 10g इंटू इसकी पूरी यहाँ से दूरी तो एल ही है, 0 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, एल कॉमन ले लो, 10g को ले चलो भाई। तो बच्चों यहाँ से नॉर्मल क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 40g/3। क्लियर है? जब एक बार बच्चों नॉर्मल आ गया तो इस नॉर्मल को इसमें पुट कर दो तो क्या मास नहीं आ जाएगा? बिल्कुल। सो फ्रॉम फर्स्ट 40g/3 इक्वल्स mg प्लस 10g। क्लियर है बच्चों? अब जी सारे साइड से हटा लो भाई, ओके, 10 इधर लाओ तो ये 10/3 बचेगा ये ऑब्वियसली 10 को लाओगे तो फाइनली क्या बचेगा 10/3 m। लो m का वैल्यू आ गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इतना जो काम करना पड़ा एक ही लाइन में हो जाता। बच्चों ध्यान से सुनो, टेकिंग टॉर्क अबाउट 0, अगर मैं इसको एक सेकेंड तरीके से करता, टेकिंग टॉर्क अबाउट O, तो टॉर्क अबाउट O क्या हो जाता? 0। बिल्कुल। तो O के अबाउट अगर टॉर्क को 0 कर ले तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स ये तो नॉर्मल टॉर्क देगा ही नहीं, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये इसको ऐसे रोटेट कराएगा मतलब आउट, ये इसको ऐसे रोटेट करेगा मतलब इनवर्ड। सो mg इंटू यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3l/4, इसकी टॉर्क अगर पॉजिटिव है तो इसकी टॉर्क निगेटिव, सो 10g इंटू यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या है l/4, ये दोनों मिलकर क्या हो गया बच्चों 0। ओके, सो g निकाल लेते हैं, l भी निकाल लेते हैं, तो क्या बचेगा 3m/4, सो 10/4 यही तो बचेगा। सो m निकालोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों डायरेक्ट 10/3। देखो डायरेक्ट चीज़ें आ गई, यही मैं बोल रहा था, जब नॉर्मल की जरूरत नहीं है तो आप मत करो, नॉर्मल के लॉन्ग ही क्या कर लो, के अबाउट ही क्या कर लो, इस ओ के अबाउट ही क्या कर लो, टॉर्क को 0 कर लो, n आएगा ही नहीं, एक ही पार्ट में हो जाएगा। ओके, खैर ये आपे जाता है कि आप कैसे कर रहे हो। हाँ अगर बच्चों इसी में अगर नॉर्मल वगैरह पूछ लिया जाता तो बना सकते थे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आइए इसमें सेम सवाल है बच्चों, इसमें भी कुछ है नहीं। फर्क क्या है इसमें बच्चों, फर्क क्या है इसमें? फर्क ये है कि इस रॉड का अपना मास 5 है तो 5g भी एक्ट करेगा। आइए मैं पेक को बनाता हूँ यहाँ पे। ओके, फोर्सेस तो ऑब्वियसली यहाँ भी लगेंगी नॉर्मल, यहाँ लगेंगी 50g, और बच्चों एग्जैक्टली बीच में नीचे लगेगा 5g। ओके, और यहाँ से कितनी दूरी पे है, तो ये 2 है और पूरा 5 होगा, पूरा हाफ क्या होगा 5, तो यहाँ से यहाँ 3 होगा, तभी तो यहाँ से यहाँ 2 है। ओके, और नीचे क्या लगेगा m0g, m0 हमें चाहिए। तो अब की बार इस पर इतनी सारी फोर्सेस, तो मैं तो सीधे ओ के अबाउट नेट टॉर्क को 0 कर लूँगा, काम खत्म हो जाएगा, टॉर्क अबाउट ओ इज 0। चलिए लगाते हैं। तो बच्चों ये और ये दोनों कैसे रोटेट करा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में, और ये ऐसे, नॉर्मल का टॉर्क तो होगा नहीं, इन दोनों का प्लस करते हैं और इनका माइनस। 5g कितनी दूरी पर है 3, और m0g कितनी दूरी पर है, ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ है, तो ये तो आधी पर है 5, 5 3 8 है, ये दोनों का पॉजिटिव माइनस। 50g यहाँ से कितनी दूरी पर है 2, तो ये निगेटिव टॉर्क लिया एंड दैट वुड बी 0। सो 15g and 8 m0g 100g equals 0। ओके, सो फाइनली बच्चों ये हो गया 8 m0g, इधर ले आए तो ये हो जाएगा 85। ओके, जी से जी हटा लो भाई, ये हो जाएगा 85/8 कीजिए, और ये आपके आंसर्स हो गए। क्लियर है बच्चों? सो अब देख सकते हो हर एक सवाल में बच्चों मैंने एक ही चीज करने की कोशिश करी है, नेट टॉर्क को 0 कर लो, और अगर पॉसिबल है, अगर आपको जरूरत महसूस हो रही है ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, तब भी कर लो, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे कोई ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम करेगा तो वो नॉर्मल ले पाएगा, बिकॉज n ऊपर और तमाम फोर्सेस नीचे है, तो वहां से भी वो n को चाहे तो वो आसानी से निकाल पाएगा। क्लियर है बच्चों? अगर यहाँ से नॉर्मल कोई पूछ ले, अगर कोई पूछता है तो ऊपर का नॉर्मल और नीचे का तमाम फोर्स, तो ये m0g 5g तो 55g प्लस m0g, और चूंकि m0 आपने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है, सो दिस इज 85/8 इंटू जी। सॉल्व करो, कुछ खास है नहीं, ये आ जाएगा 8×5 = 44 एंड सही है, प्लस 85/8 इंटू जी।
क्लियर बच्चों? तो ये रहा नॉर्मल। सो होपफुली बच्चों क्लियर हो रहा होगा। इस तरह के सवाल भी जब आपको मिले तो आप बेहद आसानी से चीज़ों को डील कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए बच्चों, पहले आप इस चीज़ को एक बार कॉपी कीजिए। अब इस तरह से और भी बहुत सारे सवाल मैं आपको करके बताता हूँ। ठीक है, पहले इसको कॉपी कीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आइए कुछ और सवाल हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। सपोज कीजिए कि ऐसा कुछ एक कोई रॉड है ऐसे, ओके, और इसे हमने स्ट्रिंग से इस तरह से कनेक्ट कर रखा है। ठीक बच्चों, एक चीज़ पहले फील कर लेना, सवाल को बनाने से पहले एक छोटा सा फील कर लेना। अगर इस रॉड की मास मान लो कि मैंने 20 kg दे दिया, अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि दोनों में टेंशन क्या होगा, अभी सिंपली पूछूं टेंशन क्या होगा, तो आपके लिए बेहद आसान होगा। यहां भी टी, यहां भी टी और नीचे 20g, ऑब्वियसली बात है। तो टी ऊपर कितना बच्चों 2t, नीचे कितना 20g, सो टी विल बी 10g। तो दोनों में टेंशन कितना होगा 10g। मतलब ये कोई इश्यू ही नहीं है, बहुत ही आसान है। बट हमने क्या किया बच्चों, इसका कुछ लेंथ वगैरह दे देता हूं मैं, ये 10 मीटर का लेंथ दे देता हूं। हमने क्या किया बच्चों, यहां से 3 मीटर पे ओके एक मास लटका दिया यहां पे, जो कि 30 kg का। ओके, अब आप सोचो, खुद से सोचो, 30 kg का जब मास हमने लटका रखा है बच्चों, तो ऐसा मान के चलो कि पूरी सिस्टम अभी भी हॉरिजॉन्टल है, तो आपको खुद पता होगा कि सर यहां पे टेंशन कुछ ज्यादा होगा और यहां पे टेंशन थोड़ा कम होगा, क्योंकि ये वाली मास अगर बीच में लटकी होती तब तो कोई इश्यू नहीं होता, 30, 20, 50g ऊपर 2t। बट ये थोड़ा सा किधर शिफ्ट हो गया बच्चों, इधर हो गया। और ऐसा मान के चलो कि सिस्टम अभी भी क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो आपसे पूछा गया है कि टेंशन दोनों स्ट्रिंग में क्या होगा। फाइंड द टेंशन इन both strings if system is in equilibrium। ठीक है, चलिए बच्चों उसको बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले एफबीडी बनाते हैं इस रॉड का। ऊपर टेंशन मान लीजिए कुछ T1 है और इस साइड में टेंशन कुछ T2 है। एग्जैक्टली बीच में बच्चों 20g तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि 20 kg इसका वेट है, और यहां पे 30g तो लगेगा ही लगेगा। ओके, जो कि यहां से 3 मीटर पे है। ओके, ये A मान लेता हूं, ये B मान लेता हूं, कुछ भी, ये C मान लेता हूं, ये D मान लेता हूं। अब बच्चों यहां पे भी क्या होगा, ऊपर की फोर्स नीचे के इक्वल। ठीक, तो अगर मैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात करूं, ऊपर की फोर्सेस T1 और T2, नीचे की फोर्सेस 20g प्लस 30g। तो ये क्या होगा, T1 प्लस T2 कितना हो जाएगा 50g। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर बच्चों, T1 और T2 किसके बराबर हो गया, 50g के बराबर। अब ध्यान से देखिए, यहां पे T1 T2 में हमारे पास एक ही वेरिएबल आया, एक ही इक्वेशन आएगा, सॉरी। तो अगर A के अबाउट मैं टॉर्क को 0 कर लूं या फिर C के अबाउट, ये तो आपकी मर्जी है, ये तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी होगा। तो बच्चों A के अबाउट टॉर्क को 0 कर लेंगे तो डायरेक्ट T2 मिल जाएगा। तो टेकिंग टॉर्क अबाउट A, सो टॉर्क अबाउट A इज 0। क्लियर है। अब A के अबाउट टॉर्क लगाओगे तो T1 का तो टॉर्क मिलेगा नहीं, बिकॉज उसी से जारी है। 20g का मिलेगा, 30g का, ये दोनों का सेम सेंस है, और T2 का अपोजिट। तो 20g इंटू यहां से डिस्टेंस क्या होगा 5 होगा, बिकॉज सेंटर पे लग रहा है। सो 20g इंटू 5 प्लस 30g इंटू 5 प्लस 3, 8 पे चला गया, और T2 माइनस में जाएगा। तो T2 इंटू इसकी यहां से डिस्टेंस कितनी है बच्चों, 10 ही है। ओके, एंड दैट वुड बी 0। क्लियर है। तो ये 100g एंड आई थिंक 240 यानी 3 मैं डायरेक्ट कर ले सकता था, चलो मैं एक पूरा डिटेल कर देता हूँ। ओके, तो जीरोस को तो पहले हटा लो भाई। तो 34g विल बी T2, सो T2 विल बी 340 न्यूटन। अब T2 पता पड़ गया, अब इसमें लौटा दो फ्रॉम फर्स्ट। सो T1 विल बी
500 minus 340 and this is 160 न्यूटन। क्लियर है बच्चों? तो बहुत ही सिंपल है, आप बना सकते थे ऐसे सवाल, और इस तरह के सवाल जहाँ के भी मिलते हैं तो आप बेहद आसानी से चीज़ों को डील कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों एक सवाल और करते हैं। जनरली ये सवाल भी बहुत फेमस है, खूब पूछा जाता है। जैसे कोई सिंगल कोई रॉड ले लिया है ना, और ये रॉड मान लीजिए कि 10 मीटर का ही है, ओके, और इधर ऐसे 2 मीटर इसे छोड़ दिया गया ऐसे, मतलब स्ट्रिंग यहाँ पे लटकाया गया यहाँ पे। अब बच्चों आपसे पूछा गया कि दोनों ही स्ट्रिंग में टेंशन क्या है। अब कॉमन सेंस की बात है कि अगर ये सिमेट्रिकल पोजीशंस पे होता तो जितनी टेंशन, इसका कुछ मास पहले ले लेता हूँ, 20 kg का ही ले लेता हूँ चलो। तो बच्चों अगर सिमेट्रिकल होता तो पहले वाला सवाल टी नीचे 20g, सीधा सीधा आंसर। बट आपको भी खुद पता है कि यहाँ पे एग्जैक्टली बीच में नहीं रखा गया है, तो ये टेंशन कुछ अलग होगी और ये टेंशन कुछ अलग होगी डेफिनेटली। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे T1 प्लस T2 ऊपर के फोर्सेस, नीचे बीच में कहीं यहाँ पे लग रहा होगा 20g। सो 20g के इक्वल कर लिया फर्स्ट इक्वेशन, और किसी भी एक पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क को 0 कर लेना है, बात खत्म हो गया। तो टेकिंग टॉर्क अबाउट A इज 0। अभी भी सेम सवाल है, अगर इक्विलिब्रियम है तो आपसे पूछा गया है T1 T2, में ज़्यादा कुछ लिख नहीं रहा हूँ, आप खुद से भी सवाल फ्रेम कर सकते हो। तो A के अबाउट नेट टॉर्क 0, तो 20g क्या कर सकता है बच्चों, इसको इस साइड में टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है। 20g यहाँ से कितनी पे होगी, ऑब्वियसली 5 मीटर पे होगी, बिकॉज पूरा 10 का है। सो 20g इंटू 5, और इसका टॉर्क तो निगेटिव होगा बच्चों T2 का, बिकॉज ये इसको ऐसे रोटेट करा रही है, ऐसे यहाँ से देखो ऐसे टॉर्क इस साइड में, और ये 20g ऐसे, मतलब टॉर्क अंदर की तरफ। तो एक पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव। यहाँ से इसकी दूरी कितनी है बच्चों, ये 2 है, तो ऑब्वियसली ये 3 हो जाएगा। सो ये 8 एंड दैट वुड बी 0। सो 100g, तो T2 हो जाएगा 100g/8, 425g/4 2 जा, और चाहे तो आप कट कर सकते हो। सो 250 तो 125 न्यूटन। ओके, तो फ्रॉम फर्स्ट T1 विल बी 200 माइनस T2 125, सो दिस इज 75 न्यूटन। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि T1 का जो वैल्यू है, ओके, आई थिंक मैं सही लिखा हूँ, यस। तो यहाँ पे T1 का जो वैल्यू है वो 75 न्यूटन है, एंड T2 की वैल्यू ऑब्वियसली बच्चों कितना है, T2 का वैल्यू 125 न्यूटन। और होना भी चाहिए बच्चों, यहाँ पे मासेस ज़्यादा इसके पास है तो ज़्यादा ये वेट लगाएगा, तो ये T2 ऑब्वियसली बात है कि ज़्यादा होगा ही। क्लियर है बच्चों? तो इस तरह से कोई भी सवाल मिलते जाए तो आप बहुत ही आसानी से सवाल को टैकल कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो पहले इस चीज़ को आप कॉपी कीजिए, कुछ और मैं डिफरेंट वैरायटी का सवाल करके आपको बताता हूँ, बहुत ही बढ़िया आपको फील आएगा। ओके, पहले कॉपी कीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, और आइए बच्चों एक बेहतरीन सवाल हम लोग भी डिस्कस करते हैं। सवाल का तो यूं 3 पार्ट है, लेकिन 2 पार्ट अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, और जो तीसरा पार्ट है आपके लिए होमवर्क होगा, ठीक है। और जस्ट नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग उस सवाल को डिस्कस करेंगे। बच्चों जो तीसरा पार्ट है ये जेईई मेंस में एक बार पूछा भी गया है, ठीक है। सवाल क्या है मैं आपको अच्छे से बताता हूं, सवाल बहुत ही शानदार है। ऐसा है, ये एक एल टाइप का रॉड का एक स्ट्रक्चर है ऐसा, और दोनों आर्म की लेंथ सेम ही है, ठीक है। इसकी मास m है, इसकी लेंथ l है, इसकी भी मास m है। मतलब रॉड की टोटल लेंथ की बात करें तो 2l है, और टोटल मास की बात करें तो m है। बच्चों यहाँ पे हिंज लगाया गया है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या है, हिंज है। हिंज किसी भी साइड में फोर्स लगा सकती है, और यहाँ पे स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग तो केवल एक ही साइड में फोर्स लगाती है, स्ट्रिंग के लॉन्ग। क्लियर है बच्चों? यहाँ पे स्ट्रिंग है और यहाँ पे हिंज है। सवाल क्या है, ध्यान से सुनिए। सवाल ये है कि इक्विलिब्रियम में टेंशन क्या होगा और हिंज के द्वारा कितना फोर्स है। 2 सवाल हो गए। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है यहाँ पे, ओके। इसका कुछ नेमिंग कर लेते हैं, A B C, ओके। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। दूसरा क्वेश्चन ये है, फाइंड द हिंज फोर्स।
ऑब्वियसली पूरी सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम में। और बच्चों तीसरा जो क्वेश्चन है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क भी होगा, होम टास्क होगा। ओके, अब ये है क्या, अगर स्ट्रिंग को मैं कट कर दूं, अगर स्ट्रिंग को क्या कर दिया जाए, कट कर दिया जाए, तो आपको भी पता है कि एल शेप ऐसे नहीं रहेगा, थोड़ा सा इधर झुक जाएगा, थोड़ा ये पूरा स्ट्रक्चर इधर झुक जाएगा। तो आपसे यही बोला गया है कि वर्टिकल के साथ ए बी जो आर्म है वो कितनी एंगल बनाएगी इक्विलिब्रियम पोजीशन में। इफ स्ट्रिंग इज कट, ओके, स्ट्रिंग को हमने कट कर दिया, देन फाइंड द एंगल मेड बाय arm AB with vertical in equilibrium situation। क्लियर है बच्चों? तो ये सवाल है। तो थर्ड सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, प्रैक्टिकल तो फील आपको आ ही रहा होगा, लेकिन आपको अकल लगानी है कि कैसे हम इस पे अप्रोच करें कि भैया ये ऐसे पोजीशन इसका हो जाएगा तो ये वाली एंगल क्या होगी, इसको हम कैसे अप्रोच करें। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीका है, मैं आपको बताऊंगा बच्चों, लेकिन एक बार आप पहले अपने से चीजों को ट्राई कर लीजिएगा। फर्स्ट और सेकंड तो बहुत ही आसान है, जैसे आप सवाल कर रहे हैं वैसे ही फर्स्ट और सेकंड को हम लोग क्लास में ही डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे आप वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई भी कर सकते हो इसको। तो चलिए बच्चों देखते हैं। फर्स्ट सवाल तो बहुत ही सिंपल है, बस फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और आपके आंसर्स हो जाएंगे। तो यहां पे टेंशन तो ऐसे होगी, यहां पे mg यहां पे ऐसे लगेंगी और इसकी mg यहां पे, ओके ऐसे। और हिंज चूंकि दोनों ही साइड में फोर्स लगा सकती है तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ भी एक डायरेक्शन ले लो भाई, मान लो इस साइड में है, हिंज x में ऐसे फोर्स लगा रही है और y में ऐसे, ठीक है, दो डायरेक्शन में ले लिया। अब वर्टिकल इक्विलिब्रियम को मेंटेन कीजिए और हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम को भी मेंटेन करना है आपको। तो वर्टिकली कौन कौन सी फोर्स लग रही है, mg प्लस mg, दो फोर्सेस डाउनवर्ड लग रही है बच्चों, ओके। एंड अपवर्ड फोर्स केवल और केवल ny लग रहा है। सो ny क्या हो जाएगा, 2mg, ओके, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट, nx किसके बराबर होगा बच्चों, t के बराबर, ओके। लेकिन अब चूंकि nx भी वेरिएबल है, ny भी वेरिएबल है, t भी है। अब बच्चों दो इक्वेशंस है, वेरिएबल तीन वेरिएबल्स हैं और इक्वेशंस दो हैं। अब कैसे होगा, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छा वेरिएबल, हाँ वेरिएबल तो है ही ऑब्वियसली। ny तो हालांकि हमें निकल गया, 2mg तो पता पड़ ही गया, बट nx t के बराबर है, बस इतना सा पता है, कितना है ये तो पता नहीं है, ओके। तो ऐसा करते हैं, किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क को जीरो कर लेते हैं, ये वो आपकी मर्जी, आप किसके अबाउट करते हो, ठीक है। तो बच्चों मैं इसी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो करता हूँ, टॉर्क अबाउट a इज जीरो, ओके। तो टॉर्क अबाउट a जीरो करेंगे तो nx का टॉर्क लेंगे नहीं, ny का टॉर्क लेंगे नहीं और mg का भी टॉर्क नहीं लेंगे। कमाल की बात है, क्योंकि सारी फोर्सेस बच्चों इधर से ही गुजर रही है, पीछे ले जाओगे खत्म, ny खत्म, तो यही से लेना ज़्यादा बेटर है। mg इस पूरे सिस्टम को किधर रोटेट करने की कोशिश करेगा, ऐसे, और t किधर रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे, t ऐसे, ओके। तो ध्यान रखिएगा, तो इसके अबाउट इस पूरे सिस्टम पर टॉर्क क्या होगा, फोर्स तो mg है ऐसे, ये फोर्स, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों ये बीच में है तो ये हो जाएगा L/2। सो फोर्स है mg और L/2, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये टेंशन ऐसे, ओके, और ये अगर ऐसे रोटेट कर रहा है तो ये टेंशन इसको ऐसे रोटेट कर रहा है, उल्टा। क्लियर है बच्चों, ओके। सो टेंशन को पीछे आगे पीछे बढ़ा लो और परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज L, पूरा L है, ध्यान से देखिएगा, -t इंटू L will be 0, okay। so mg L/2, L से L हट जाएगा तो t, वो जो t क्या आ गया, mg/2, ओके। तो यहाँ से nx क्या हो गया, so from second nx हमारा हो गया भाई t के बराबर and which is mg/2। तो टेंशन तो पता चल ही गया बच्चों, यही भी पता चल गया। नाउ नेट हिंज फोर्स क्या होगी, ओके। नेट हिंज फोर्स क्या होगी, एफ नेट बोल लो, सो रूट अंडर एन एक्स का स्क्वायर एन वाई का स्क्वायर। एन एक्स क्या है बच्चों,
nx है t एंड t क्या है mg/2 और ny क्या है, ny है 2mg का स्क्वायर कर लो। सो फाइनली ये हो जाएगा m²g² 4 एंड 4m²g²। ये हो जाएगा 17 m²g² 4। तो फाइनली बच्चों क्या हो जाएगा √17/2 mg। तो ये रहा नेट हिंज फोर्स। क्लियर है बच्चों? तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है तो नेट हिंज फोर्स क्या है और साथ साथ स्ट्रिंग में टेंशन कितनी है। बेहद आसान है बच्चों, आपसे हो जाता। और थर्ड क्वेश्चन को बच्चों एक बार ट्राई करके देखो, ठीक है। मैं तो चाहूँ तो थोड़ा सा हिंट भी दे सकता हूँ, लेकिन आप एक बार ट्राई करके देखो, अपने से जितनी भी अकल लगा सकते हो लगा करके देखो और आप बता दो कि कितनी इक्विलिब्रियम में जब वो स्ट्रिंग कट जाएगी तो इक्विलिब्रियम में ये ऐसा कुछ सिचुएशन बन जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा सिचुएशन, ऐसा कुछ, ठीक है। इक्विलिब्रियम में ऐसे मेंटेन होगा तो आपको बताना है कि ये कितनी एंगल बनाएगी होगी। ओके, तो ट्राई करके देखो बच्चों। अब बच्चों आज के वीडियो सेशन में इतना ही रखते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो सेशन में पहले तो आते ही पहले इस सवाल को हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक। और उसके बाद बच्चों हम लोग लैडर टाइप का प्रॉब्लम करेंगे। लैडर बेस्ड 2-3 प्रॉब्लम्स बढ़िया बनते हैं, ठीक है। एक सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, एक उस लैडर पर कोई पर्सन चढ़ने लगे तो फिर उस पर भी एक सवाल अच्छा बनता है, और दूसरा एक लैडर को किसी कॉर्नर के अराउंड अगर मैं खड़ा कर दूं तो उस पर भी एक बढ़िया सवाल बनता है। तो जस्ट कमिंग वीडियो सेशन में बच्चों हम लोग कुछ लैडर पे बेस्ड सवाल करेंगे और कुछ और एक्स्ट्रा सवाल भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो सेशन में।